हाइपर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन क्या डिफरेंस है। एनसीईआरटी का कितना पार्ट पढ़ना चाहिए और नीट में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेसिक ऑर्गेनिक का डिस्कस करने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको कमिंग नीट एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इन्हें ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन जो अक्सर आता है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो, जैसे फिनॉल, एनिलीन, टोल्यूइन, और नॉन बेंजीनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग ना हो। हालांकि नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं। तो नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये जो कंपाउंड है ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक है, जबकि ट्रोपोन, TRPON, ये जो कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखें इसका स्ट्रक्चर, ये एक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक है। तो ये सवाल आपको मिल सकता है एग्जाम में। अच्छा, कोई एक ऐसा क्वेश्चन बताएं जो ट्राई साइक्लिक एरोमेटिक हो। तो एक आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें जो ट्राई साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि जो बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव होंगे वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक होंगे और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी वो नॉन बेंजीनॉइड होंगे। एक और क्वेश्चन जो अक्सर आपको मिलता है वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है भाई? ये होता है नंबर ऑफ क्लोज चेन और पाई बॉन्ड, इनका सम। ध्यान रखना है, क्लोज चेन और पाई बॉन्ड का सम, इस वैल्यू को ही ये बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जैसे सामने कुछ कंपाउंड हैं, पायरोल और पायरिडीन आपको दिख रहे हैं। पायरोल में एक क्लोज चेन है और 2 पाई बॉन्ड हैं, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 3। जबकि पायरिडीन में एक क्लोज चेन और 3 पाई बॉन्ड हैं, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 4। अच्छा, आप बता सकते हो कि टेट्रासाइनोइथाइलिन, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप, पाई बॉन्ड का नंबर काउंट करो टेट्रासाइनोइथाइलिन में, और फिर इसमें अगर आपने सही निकाल लिया हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इंडेक्स भी कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? 5 है या 6? तो फटाफट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो इसका। सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए हमें पहचानना पड़ता है बेस कंपाउंड, और उसके अकॉर्डिंग ही हम सब्स्टिट्यूएंट को लोकेशन नंबर देते हैं। तो पहले बेस कंपाउंड को पहचानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नाम में गलती हो सकती है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड में आपको बताने वाला हूँ। ऐसे 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जिनमें नेमिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहला कंपाउंड है 2-chloro-1-methyl-4-nitrobenzen, जिसका बेस कंपाउंड है टोल्यूइन, इसलिए मिथाइल ग्रुप को हमने नंबर 1 पोजीशन दी है और क्लोरीन और NO2 को 2 और 4। इसमें क्लोरीन बेस कंपाउंड नहीं पॉसिबल है क्योंकि NO2 फिर मेटा पर नहीं हो सकता, तो इसका बेस कंपाउंड है टोल्यूइन। एक दूसरा कंपाउंड देखें, इसका बेस कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। आप NO2 के पोजीशन को ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा कि इसका बेस कंपाउंड क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा 1-chloro-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। ये दोनों ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूएंट एरोमेटिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर ध्यान से करें आप, और आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को ही ज़्यादा प्रेफर करें, ये आपके काम में ज़्यादा आने वाले हैं। तो डू अंडरस्टैंड कि मैंने ये नाम कैसे लिखा हुआ है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट उस कंपाउंड को कहेंगे जिसका कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, और रिएजेंट उसे जिसके साथ रिएक्शन होती है। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कौन सबस्ट्रेट है, कौन रिएजेंट है। कई बार 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन होती है तब थोड़ी दिक्कत आती है।
एक्चुअली उसके लिए कोई डेफिनेट रूल नहीं है। अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है तो उनमें एक सबस्ट्रेट होगा और दूसरा रिएजेंट होगा, तो जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा वो सबस्ट्रेट होगा। ईथीन की अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ईथीन के कार्बन इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड बनाने के लिए ब्रोमीन के साथ, तो ईथीन हो गया सबस्ट्रेट और ब्रोमीन हो गया रिएजेंट। लेकिन अगर फेडल क्राफ्ट रिएक्शन देखें तो दोनों के कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, बेंजीन और मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन होगा वो सबस्ट्रेट होगा। मानिए इस रिएक्शन को अगर बेंजीन में स्टडी कर रहे हैं तो बेंजीन सबस्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन सेम रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे हैं तो फिर एल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट और बेंजीन रिएजेंट मानी जाएगी। माने आर्बिट्रेरी है, अपनी सुविधा के हिसाब से मान सकते हैं कि कौन सबस्ट्रेट है जो कंपाउंड अंडर ऑब्जर्वेशन है। जैसे एल्कोहल पर HCl की रिएक्शन कर रहे हैं तो एल्कोहल सबस्ट्रेट हो गया और HCl रिएजेंट हो गया। अब रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, जिनके लिए एक सेपरेट वीडियो है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन या H इफेक्ट, और एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन। तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। तो इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर डीलोकेलाइज होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की तरफ, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ डीलोकेलाइज होता है, तब हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। तो अगर एक sp3 हाइब्रिड कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से अटैच हो या फिर sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच हो तो डेफिनेटली हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे टोलुइन या फिर प्रोपीन, ब्यूटीन, इन सब में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल, इनमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, पर तभी होता है जब sp3 हाइब्रिड कार्बन हो और वो अटैच हो sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ, और sp3 हाइब्रिड कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये एक क्वेश्चन है, इथाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन और मिथाइल एनायन, इनके स्ट्रक्चर आप बनाएं पेपर पर और देखें इनमें किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एक बात डेफिनेटली याद रखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्केन स्टेबलाइज हो जाती हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड में इजी हो जाता है। इमाने सारे कंट्रीब्यूशन हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना, फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इनके स्ट्रक्चर बनाएं, ब्यूटा बंथ्रीडाइन एंड पेंटा बनफोरडाइन, और स्ट्रक्चर बना के देखें कि इनमें किसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन है और किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी होगी। ये देखें ध्यान से, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी होगी। तो एक बढ़िया सवाल है, ऐसे कुछ क्वेश्चन और ट्राई करें जो इससे मिलते जुलते हों। डिस्टिलेशन क्या है? ये एक्चुअली लिक्विड के रिफाइनिंग का एक मेथड है और इसमें होता है वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। एग्जाम में आया है, बिल्कुल आया है। अगर हमें एनिलीन और क्लोरोफॉर्म, इनमें से नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी अलग करनी हो तो डेफिनेटली वेपोराइजेशन एक बढ़िया तरीका है। तो वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन एक गुड क्वेश्चन है डिस्टिलेशन के लिए। डिस्टिलेशन कई तरह का होता है और सभी पर कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। अगर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन कहाँ काम में आता है? वैक्यूम डिस्टिलेशन काम में आता है ग्लिसरॉल की रिफाइनिंग करने के लिए, जब सोप इंडस्ट्री में स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल को सेपरेट करना हो तो ग्लिसरॉल का रिफाइनिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन से करते हैं। एक बढ़िया सवाल है, बहुत बार आया है ग्लिसरॉल का रिफाइनिंग, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अच्छा, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हम किन कंपाउंड के लिए करते हैं? ये उन कंपाउंड के लिए करते हैं जो वाटर इमिसिबल हो लेकिन स्टीम वॉलेटाइल हो, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन। अगर इनका रिफाइनिंग करना हो तो स्टीम डिस्टिलेशन एक बेस्ट वे है जिसके थ्रू रिफाइनिंग करते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल को कैसे सेपरेट करेंगे,
एनिलीन का रिफाइनिंग किस मेथड से करते हैं, तो ये कॉमनली किन कंपाउंड के लिए होता है जो वाटर इमिसेबल हो लेकिन स्टीम के थ्रू वॉलेटाइल हो। एक खास फायदा होता है कि जो कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं उनकी रिफाइनिंग इस प्रोसेस के थ्रू बहुत आसान हो जाती है। तो ये एक बढ़िया सवाल है स्टीम डिस्टिलेशन, और पर्टिकुलरली एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एलिमेंट्स के क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में नाइट्रोजन और फास्फोरस ये अक्सर पूछे जाते हैं। फास्फोरस एक बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिलता है। तो अगर किसी कंपाउंड में फास्फोरस हो तो हम कैसे पहचानेंगे, तो पहले उसको कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे जिससे फास्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में, और बाद में मिलाएंगे उसमें अमोनियम मोलिब्डेट, और ऐसा करने से अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट इसका येलो PPT मिलता है। ये फार्मूला ठीक से याद करना आपको, ये फार्मूला आपको मिल सकता है एग्जाम में। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट येलो कलर के PPT के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। तो फास्फोरस का टेस्ट लगाने के लिए टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ठीक से आपको याद करना है। ये फार्मूला अमोनियम मोलिब्डेट का फार्मूला और अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फार्मूला। जेल्डाल मेथड और डूमा मेथड दोनों नाइट्रोजन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में यूज करते हैं। तो सामने एक क्वेश्चन है, जेल्डाल मेथड इसमें किसके लिए यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली जेल्डाल मेथड कुछ कंपाउंड है जिनके लिए काम नहीं करता है, जैसे एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन क्लोज चेन का पार्ट हो जैसे पायरिडीन, पायरोल, तो इनमें जेल्डाल मेथड यूज नहीं होता है।